रोज की तरह वो भी एक नॉर्मल दिन था। मैं और मेरी वाइफ खाना खा के बैठे ही थे कि हमें दरवाजे से कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने डोर नॉब घुमाया हो, और फिर 3 बार जोर जोर से नॉक करने की आवाज आई। मुझे हैरानी हुई कि यह कौन है जिसने नॉक करने से पहले ही दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैं उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। मन ही मन में सोच रहा था कि यह पक्का मेरा भाई होगा, वही हमेशा ऐसा करता है। लेकिन सैटरडे के दिन, वो भी इतनी रात को, वो क्यों आएगा? अंदर बैठे हुए तो यह पता नहीं चल रहा था, लेकिन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए यह समझ आ रहा था कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने खट से दरवाजा खोल दिया। बाहर वो खड़ी थी, बारिश के पानी और कीचड़ में लिपटी। उसको देख के एक बार के लिए तो मेरा कलेजा मेरे मुंह में ही आ गया। हाय पापा, सुजाता मुझसे बोली। उसका चेहरा गीला था बारिश के पानी से, लेकिन देखने से पता चल रहा था कि वो रो रही थी। बारिश के पानी में भी उसके आंसू अलग नजर आ रहे थे। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? मुझे ठंड लग रही है। तभी मैंने किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनी और इसी के साथ तेजी से बाहर आते कदमों की आवाज आई। मैंने अपनी बेटी को कस के अपने गले से लगा लिया। ओह सुजाता, मेरी बेटी, तू आ गई। 3 साल पहले हमने पुलिस में अपनी बेटी के खोने की रिपोर्ट दी थी। हमने पुलिस को बताया था कि रात में हमने उसको उसके कमरे में सुलाया था, रोज की तरह। लेकिन सुबह जब हमने देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसके कमरे की खिड़की को खोला गया था। लेकिन मैंने और मेरी वाइफ अनीता ने तो उस रात ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। किसी के अंदर आने की कोई आवाज नहीं आई थी। ना हमारे पड़ोसियों ने ऐसी कोई आवाज सुनी या किसी को देखा था। इसके बाद हमारे इस छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमारा शहर छोटा तो है, लेकिन बिल्कुल शांत है। क्राइम ना के बराबर है। तो ऐसे में एक 13 साल की लड़की का यूं गायब हो जाना, वो भी इस तरह घर से, पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई थी। लेकिन तमाम न्यूज चैनल्स और पेपर्स में न्यूज छपने के बाद भी हमारी मासूम बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। आसपास के दूसरे शहरों में भी ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने उसको अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर लेकर गया। रोते हुए उसके आंसू मुझे मेरी गर्दन पर महसूस हो रहे थे। अंदर की तरफ जाते ही मेरी वाइफ भी वहां आ गई और सुजाता को देख के चिल्ला पड़ी और आके सुजाता को अपने गले से लगा लिया। आज 3 साल बाद हम तीनों एक साथ एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सुजाता, तुम ठीक हो ना? कोई और भी आया है क्या तुम्हारे पीछे पीछे? अनीता, मतलब मेरी वाइफ ने उससे पूछा। नहीं मम्मी, सुजाता ने रोते रोते जवाब दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ था मम्मी, बस मेरी आंख खुली तो वहां अंधेरा ही अंधेरा था। मैं किसी तरह रास्ता ढूंढती हुई यहां तक पहुंच गई। पता नहीं वो कौन सी जगह थी मम्मी, वहां हर तरफ जंगल ही जंगल था। मैं बस चलती रही। मैंने उसको बिठाया और ध्यान से उसको देखने लगा। उसके बाल बड़े हो गए थे। शायद जिस रात हमने उसको खोया था, उसके बाद से उसके बाल कटे नहीं थे और उसके कपड़े पुराने मैले थे, जैसे किसी भिखारी ने उसको अपने कपड़े दे दिए हों। चलो तुम अब नहा लो, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूं, अनीता ने उससे बोला। मम्मी, मुझे सैंडविच खाना है। सुजाता की बात सुन के अनीता ने फिर से उसको रोते हुए अपने गले से लगा लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गई हो।
फिर हमने सुजाता को उसी के पुराने कपड़े पहनने को दे दिए। उसके कुछ कपड़े थे जो साइज में बड़े थे, जिनको हमने अभी तक घर में ही रखा हुआ था। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि कल ही मैं उसके लिए कुछ और नए कपड़े ले आऊंगा। इसके बाद हम कई देर तक एक दूसरे के साथ ही बैठे रहे। हंसी और आंसुओं के साथ ना जाने कितने घंटे निकल गए। मुझे और मेरी वाइफ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुजाता वापस आ गई है। ऊपर से उसको उस रात से लेकर अभी तक कुछ भी याद नहीं था। वो कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद ये भी अच्छे के लिए ही था। घर में एक अलग कमरा था जिसको मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। मैंने उससे प्रॉमिस किया कि कल मैं यहां से अपना सामान निकाल दूंगा, और फिर हमने उसको सोने के लिए लिटा दिया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर हॉल में बैठा था, एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में शराब का गिलास पकड़े। फिर मेरी वाइफ भी धीरे से सुजाता के कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर मेरे पास आ गई। और फिर 2 मिनट की खामोशी के बाद अनीता मुझसे बोली, अब हम क्या करें? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने अपना सिर झुका के एक गहरी सांस में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वो तो शुक्र है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। क्या लगता है, उसको सच में कुछ भी याद नहीं है क्या? अनीता बोली, धीरे बोलो, अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। मैंने कहा। हम दोनों अब बिल्कुल चुप थे, लेकिन हमारे दिमाग में उमड़ते सवालों का शोर बहुत तेज था। अनीता ने भी अपने लिए एक पैक बनाया और शराब पीते हुए बोली, तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुन रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं गलत हो सकता हूं। पहले भी मैंने बहुत गलतियां की हैं, और देखो हमारे साथ क्या हुआ। हम दोनों वहीं खामोशी से बैठे थे, बिना कुछ बोले, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे सुजाता उस रात गायब हुई, और कैसे हमने पुलिस से लेकर मीडिया वालों तक सबको झूठ बोला, इतनी सफाई से। और इतना झूठ बोलने के बाद, इतना नाटक करने के बाद हमारी लाइफ नॉर्मल होने में कई महीने लग गए थे। ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे भी मुश्किल था ये पूरा प्लान सुजाता से छुपा के रखना। इस पूरी प्लानिंग को करने में हमें 1 साल लग गया था। पड़ोसियों को अपने साथ मिलाना, सब कुछ सीक्रेट रखना, यह था असली मुश्किल काम। उसको पता चल ही जाएगा, एक ना एक दिन तो वो सच जान ही जाएगी, उसको सब कुछ याद आ जाएगा। अनीता बोली। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं जानता था अनीता ठीक बोल रही है। 3 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके हमारी इकलौती बेटी का मर्डर किया था। वही बेटी जो आज 3 साल बाद हमारे पास वापस आ गई और अंदर कमरे में सो रही थी। उसका मर्डर करने के बाद हमने वो शहर भी छोड़ दिया था और इस नए शहर में आके रहने लगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। हमने इस घर के बारे में किसी को नहीं बताया था, किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को भी नहीं। ना मैंने कभी किसी बैंक या किसी डॉक्यूमेंट में अपना नया एड्रेस डलवाया, और इसके बावजूद सुजाता ने हमको ढूंढ लिया। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम सुजाता को नहीं मारना चाहते थे। सालों तक हम बस यही सोचते रहे कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर अंकित के साथ जो हुआ, उसके बाद तो हमें ये अच्छे से समझ आ गया था कि वक्त के साथ कुछ भी बदलने नहीं वाला है, और ना सिर्फ अपनी सलामती के लिए बल्कि आसपास के दूसरे लोगों के लिए भी हमें ये करना पड़ा। खिड़की के बगल में सोफे पे बैठा मैं बाहर अंधेरे आसमान की तरफ देखता हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने रियलाइज ही नहीं किया
कि सिगरेट पीते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उन तमाम पुरानी बातों को याद ना करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा था। सुजाता बहुत प्यारी और समझदार बच्ची थी। वो हमारी पहली औलाद थी, इसलिए उसके पैदा होने के बाद से हमारी जिंदगी बस उसी के आसपास सिमट कर रह गई थी। ऑफिस में होता तो बस हर वक्त यही वेट करता रहता कि कब शाम हो और मैं घर जाके अपनी प्यारी गुड़िया को गोद में लेकर खिलाऊं। जब भी हम बाहर जाते तो हर बार उसके लिए एक नया टॉय जरूर लेकर आते। वो बहुत प्यारी थी। हम पर तो उसने जैसे अपना जादू कर दिया था। इसलिए यह बात हमें बहुत अजीब लगती जब हम देखते कि दूसरे लोग उसकी तरफ देख के पता नहीं क्यों एकदम से दूर चले जाते थे। जब सुजाता पैदा हुई तो उसकी दादी और नानी भी उससे मिलने आई थीं। दोनों अपनी पोती को लेकर बहुत खुश थीं, लेकिन पता नहीं क्यों सुजाता से मिलने के बाद वो 1 घंटा भी घर में नहीं रुकी और सुजाता को उन्होंने 5 मिनट भी मुश्किल से अपनी गोद में पकड़ा होगा। जब हम बाहर घूमने जाते तो लोग हमारी प्यारी गुड़िया की तरफ देखते भी नहीं थे। किसी एक इंसान ने भी आज तक कभी नहीं कहा कि आपकी बेटी कितनी प्यारी है। शुरू में हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया। हाँ, जिस तरह से मेरी मां और उसकी नानी एकदम से घर से चले गए थे, ये बात हमें बुरी तो लगी, लेकिन फिर लोगों का बिहेवियर देख के यहां तक कि हमारे पड़ोसियों ने भी हमारे घर आना छोड़ दिया था। धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ आने लगा। सच्चाई ये थी कि सुजाता जहां भी होती थी लोग उस जगह से अपने आप दूर चले जाते, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। वो तो इतनी प्यारी छोटी बच्ची थी। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते उसका रेगुलर चेकअप करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर और नर्सेस भी ऐसे एक्ट करते जैसे वो बस उससे पीछा छुड़वाना चाहते हों। मुझे बहुत अजीब लगता। एक बार तो मैंने डॉक्टर से पूछ भी लिया कि आप हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हो, इसका ठीक से चेकअप भी नहीं करते। डॉक्टर बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस पेशेंट्स ज्यादा होते हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। पहले तो हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैंने और मेरी वाइफ ने सोच लिया कि भाड़ में जाए दुनिया। अगर ये लोग हमारी बेटी को पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, हमारे लिए तो वो हमारे जिगर का टुकड़ा थी। लेकिन फिर 3 साल की होते होते हमें भी अब ये समझ आने लगा कि सुजाता के साथ कुछ तो था, कुछ अजीब। मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते थे, ये तो हम समझ ही चुके थे, लेकिन अब हमें यह समझ आने लगा था कि लोग क्यों उसे पसंद नहीं करते। आप लोगों में से जो भी कभी छोटे बच्चों के साथ रहा है तो आपको पता होगा कि बच्चे चाहे कितने भी सीधे क्यों ना हो, बीच बीच में परेशान करते ही रहते हैं। उनको वही काम करने होते हैं जिनके लिए आप उनको मना करते हैं। वो चाहते हैं कि वो सब काम खुद से करें, कोई उनका हाथ ना पकड़े, कोई उन्हें रोके ना। सुजाता के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। हम जिस भी चीज के लिए उसको बोलते या कुछ करने के लिए मना करते, वो उसी काम को करती। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर ऐसा होने लगा कि हमारे कुछ बोलने या करने से पहले ही उसको पता चल जाता कि अब हम क्या बोलने या करने वाले हैं। जैसे एक दिन शाम के टाइम मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि आज रात डिनर में क्या बनाना चाहिए। मैं अपनी वाइफ से बोलने ही वाला था कि आज रात चिकन बनाते हैं, लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकलता इससे पहले ही सुजाता वहां भागती हुई आई और बोली, पापा मुझे चिकन नहीं खाना। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या बोलने वाला हूं। इसके बाद भी अक्सर ऐसा होता कि हम कुछ भी सोच रहे होते या करने वाले होते तो सुजाता को पहले ही पता चल जाता। जैसे एक बार
मैं अपनी कार में काम कर रहा था और मुझे एक टूल की ज़रूरत थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आवाज़ लगा के अपनी वाइफ को बुलाऊं कि तभी सुजाता वहाँ आ गई, हाथ में वो टूल लिए। ये लो पापा, आपको इसी की ज़रूरत है ना। पता नहीं कैसे उसको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था, जैसे उसके अंदर कोई सुपर पावर हो। पिछले कुछ दिनों से जब से सुजाता वापस आई है, हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से रहे हैं। हमने हर संभव कोशिश की कि हम वही माँ बाप बन सकें जिन्हें वो याद करती है, ना कि वो जिन्होंने उसे मार के रेगिस्तान में छोड़ दिया था। और सबसे मुश्किल था ये नाटक करना कि हम कितना खुश हैं अपनी बेटी के वापस आ जाने से। हम उसको बिल्कुल भी शक नहीं होने दे सकते थे कि हम उसके आने से खुश नहीं हैं। गलती से भी अगर उसको वो सब याद आ जाता जो हमने उसके साथ किया, तो पता नहीं क्या होता। सुजाता ने हमें बताया था कि उसको उस रात के बारे में बस इतना ही याद था कि रात में उसने हमारे साथ बैठ के डिनर किया था। उस रात हमने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी और फिर वो अपने रूम में सोने चली गई थी। बस इसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक अंधेरे रेगिस्तान में थी। वहां से वो बस सीधा चलती हुई यहां तक पहुंच गई। उसको इस घर का एड्रेस कैसे मिला ये उसने नहीं बताया, ना हमने उससे पूछा। हम तो चाहते भी नहीं थे कि उसको कुछ भी याद आए। हम सुजाता को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हर समय हम दोनों में से कोई ना कोई उसके पास जरूर होता था, लेकिन उसके साथ रहते हुए हर समय वही अजीब सा डर महसूस होता जो पहले हमें महसूस होता था, जिसकी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आता था। घर में जब वो सो भी रही होती तो भी ऐसा लगता कि जैसे अभी कुछ बहुत गलत होने वाला है। हर समय एक अजीब सा डर लगा रहता। अब उसको घर आए 5 दिन बीत गए थे। पिछली 5 रातों से मैं ठीक से सोया तक नहीं था। आंखों में नींद थी, इसलिए उस रात बेड पे लेटते ही मेरी आंख लग गई, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि आंख लगते ही एक तेज आवाज के साथ मेरी आंख खुल गई। अनीता भी उठ गई थी। पहले तो समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई है। हम अपने बेडरूम में ही इधर उधर देख रहे थे। फिर से आवाज आई। आवाज सुजाता के रूम से आई थी। उस पल मुझे वो रात याद आ गई जब सुजाता 10 साल की थी। ऐसे ही एक रात सोते समय हमारी आंख खुली। बाहर से किसी ने सुजाता के रूम की खिड़की पर पत्थर फेंके थे। हमने सुजाता से पूछा कि ये किसने किया। वो बोली उसको नहीं पता, लेकिन हमें शक था कि उसका जरूर आसपास के बच्चों से झगड़ा हुआ होगा। वो शायद इसीलिए उन बच्चों ने ऐसा किया होगा। फिर से वही तेज आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जोर से दीवार पे अपना हाथ मारा हो। हम जल्दी से उठे और भाग के उसके रूम की तरफ जाने लगे, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही हम दोनों रुक गए। हम दोनों जानते थे कि दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है। फिर से तेज आवाज आई। इस बार मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और लाइट ऑन की तो देखा कि सुजाता अपने बेड पे नहीं थी। वो सामने दीवार के पास खड़ी थी। उसके और हमारे रूम की जो कॉमन दीवार थी उसके पास, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, इतनी कस के कि उसके चेहरे की नसें उभर आई थी और चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो उनमें जान ही ना हो। मैं उसके पास जाने लगा तो उसने अपना सिर जोर से दीवार पे मारा। फिर से वही आवाज आई, सुजाता ये क्या कर। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही वो जोर जोर से अपना सिर
अपना सिर दीवार पे मारने लगी। मैं भाग के उसके पास गया और उसको उठा के बेड पे लिटाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में हो। बेड पे लिटा के जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें अब नॉर्मल होने लगी थी। एक छोटे से पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं अपनी उस छोटी बच्ची की आंखों में देख रहा हूं जिसे मैं पैदा होने के बाद पहली बार इस घर में लेकर आया था। अतीत के वो पल याद आते ही दिल में एक अजीब सा डर आ गया। उस पहले दिन से लेकर यहां तक पता नहीं ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस बेचारे बच्चे अंकित के साथ क्या हुआ था और उसके बाद अगले कई हफ्तों तक जो कुछ हुआ, यही वजह थी कि हमें खुद ही वो पाप करना पड़ा जो हमने किया। पापा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है पापा, उसने धीमी सी आवाज में मुझसे कहा। तुम ये क्या कर रही थी बेटा? मैंने उससे पूछा। पापा, मैं वो सब निकाल देना चाहती हूं। क्या निकाल देना चाहती हो बेटा? यादें पापा, मैं वो सब यादें निकाल देना चाहती हूं। सुजाता की ये बात सुन के मैं चुप हो गया। पता नहीं वो कौन सी यादों की बात कर रही थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सुजाता कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास सुपर पावर्स थी, ऐसी पावर्स जो उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। मतलब पहले तो वो सिर्फ हमारा दिमाग ही पढ़ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो और भी बहुत कुछ करने लगी थी। जब सुजाता 6 साल की थी तो एक शाम मैं हॉल में बैठा टीवी देख रहा था कि तभी किचन से मेरी वाइफ के तेज चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से भाग के किचन में गया तो देखा कि वो एक कोने में स्टूल के ऊपर चढ़ी हुई थी और बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली, चूहा, यहां टेबल के नीचे चूहा है। उसकी बात सुन के मेरी हंसी छूट गई। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लगा देता हूं। इतना कह के मैंने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसने फिर से चीख मारी। चूहा टेबल के नीचे से निकल के बाहर भागने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, चूहा अपने आप भागता भागता रुक गया। मतलब बीच हवा में रुक गया, जैसे किसी ने उसका पॉज बटन दबा दिया हो। मैं झुक के उस चूहे को देखने लगा कि ये इसको अचानक से क्या हो गया कि तभी मुझे सामने किचन के गेट पर सुजाता खड़ी दिखाई दी। वो एकटक उस चूहे को देख रही थी। वो चूहा मर चुका था भागते भागते अचानक से। पापा, अब ये चूहा कभी मम्मी को परेशान नहीं करेगा, उसने मासूमियत से कहा। सुजाता, तुमने इसको? हाँ पापा, मैंने ही इसको मारा है। ये मम्मी को परेशान कर रहा था ना पापा। उसकी बात सुन के मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी, आप डरो मत। जैसे मैंने घर की सब छिपकलियों को खत्म कर दिया है ना, वैसे ही आपको किसी चूहे से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस पल मुझे याद आया कि पहले हमारे घर में कई सारी छिपकलियां हुआ करती थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई भी छिपकली नजर नहीं आ रही थी। सुजाता ने सब छिपकलियों को मार दिया था। उस चूहे वाली घटना के बाद से हमें यह तो अच्छे से समझ आ गया था कि सुजाता कोई मामूली लड़की नहीं है, और यह भी कि उसकी ये जो सुपर पावर्स हैं ये समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अब मैं और अनीता सुजाता का और ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। हम उसे सिखाते कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। उसको भी यह समझ आने लगा था कि किसी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और किसी की जान लेना तो बहुत ही गलत है। हमने उसे प्रॉमिस करवाया कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी जैसा उसने उस चूहे के साथ किया, और ये भी कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सही चीजों के लिए ही करेगी, ना कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी तक तो हमें खुद नहीं पता था कि वो और क्या क्या कर सकती है,
इसलिए हम हमेशा उसको अच्छी चीजों का ही एग्जाम्पल देते। ये सब हमारे लिए मुश्किल तो था, लेकिन हम बस उम्मीद ही कर सकते थे कि वो हमारी बात मानेगी और हमसे पूछे बिना ऐसा कुछ नहीं करेगी। साथ ही जैसा मैंने बताया कि वो हमारा दिमाग पहले से ही पढ़ सकती थी, इसलिए हम बीच बीच में उसके साथ गेम्स खेलते और उसे गैस करने को कहते कि हम क्या सोच रहे हैं। इस तरीके से हम उसको बिजी रखने की कोशिश करते। इससे हमें भी पता चलता कि वो कहां तक हमारा दिमाग पढ़ सकती है। धीरे धीरे मुझे और अनीता को यह समझ आ गया था कि वह हमारे दिमाग पढ़ सकती थी, लेकिन वो सिर्फ वही बातें जान सकती थी जिनके बारे में हम उस वक्त सोच रहे होते। अगर कभी कोई ऐसी बात होती जो हम नहीं चाहते कि उसे पता चले, तो उसके सामने आते ही हम मन ही मन कोई गाना गुनगुनाने लगते और इसी वजह से हम अगले कई सालों तक जिंदा भी बचे रहे। लेकिन हमारे घर के बाहर चीजें सुजाता के लिए अलग थीं। बहुत ही कम लोग, बल्कि यूं कहूं कि लगभग ना के बराबर ही कोई उससे बात करना, उसके पास आना पसंद करता था। उसके पास आने में सबको एक अजीब सा डर लगता था। ऐसा होने में सालों तो लगे, लेकिन आखिर में हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। 70 साल के बलबीर जी, जो हमारे ठीक सामने वाले घर में रहते थे और दिन भर अपने पौधों की देखभाल में ही लगे रहते थे। हमारे पूरे मोहल्ले में वो पहले इंसान थे जो सुजाता से बात करने लगे थे। उनकी वाइफ की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और उनके बच्चे सब दूसरे शहर में रहते थे। घर में वो अकेले ही रहते थे, बात करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उनको सुजाता से बात करता देख हमें कुछ अजीब नहीं लगा। हालांकि हमारे बाकी सब पड़ोसियों की तरह बलबीर जी कभी हमारे घर के अंदर नहीं आते थे। चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई फेस्टिवल, कोई हमारे घर नहीं आता था। लेकिन कई बार जब सुजाता बाहर लॉन में खेल रही होती, तो बलबीर जी उसको चॉकलेट और चिप्स वगैरह जरूर लाके देते थे। वो कुछ देर वहीं लॉन के बाहर खड़े होके उससे बातें करते और फिर कुछ मिनट बाद वापस अपने लॉन में जाके अपने पौधों के काम करने लग जाते। और अगर बलबीर जी की सुजाता के साथ ये दोस्ती ना होती, तो रॉकी के साथ जो हुआ वो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता। रॉकी हमारे ही मोहल्ले में रहने वाला एक पिटबुल कुत्ता था जो किसी ने अपने घर में पाला हुआ था। आस पड़ोस के बच्चे सुजाता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कोई उससे बात नहीं करता था। मैं और अनीता अपनी पूरी कोशिश करते उसको समझाने की कि वो दूसरे बच्चों की बातों का बुरा ना माने। हम उसको कहते कि वो बहुत प्यारी है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर 8-9 साल की उम्र होते होते अब वो भी समझदार होने लगी थी, और इस उम्र में एक भी दोस्त का ना होना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था। आखिर में सुजाता को भी समझ आ गया कि उसके लिए यही अच्छा है कि उसका कोई दोस्त ना हो। उसने अकेले ही अपने आप में खुश रहना सीख लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक दिन, अक्टूबर का महीना था। ज्यादा ठंड तो नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। दशहरा और दिवाली का टाइम था, इसलिए मोहल्ले के बच्चे बाहर सड़क पे पटाखे फोड़ते रहते थे। लेकिन सुजाता कभी बच्चों के साथ खेलने नहीं जाती थी। वो अपने घर में ही जो कुछ उसको करना होता था वो सब करके एंजॉय करती, जो कि अच्छा ही था, क्योंकि मोहल्ले के वैसे तो सब बच्चे ठीक थे, लेकिन 3 लड़के ऐसे थे जो सबकी नाक में दम किए रहते थे। राहुल, अंकित और मनीष। ये तीनों मोहल्ले के सबसे हरामी लड़के थे। अगर किसी के घर की खिड़की का कांच टूटता तो वो इनका काम होता, किसी के घर का लॉन तहस नहस हुआ मिलता तो वो इनका काम होता। सुजाता का भी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाले, उसको परेशान करने वाले यही तीनों लड़के होते थे। लड़के तो क्या, वो तीनों भेड़ियों का झुंड थे। बस हर समय चीखते चिल्लाते, शोर मचाते, सबको परेशान करने को तैयार। वो छोटी दिवाली का दिन था।
अनीता उस वक्त घर के अंदर कुछ काम कर रही थी और मैं ऑफिस में था। सुजाता हमेशा की तरह बाहर लॉन में अकेले ही अपनी मस्ती में लगी थी और दिवाली के लिए बाहर हमारे घर के गेट के सामने रंगोली बना रही थी कि तभी वही तीनों भेड़िए अपनी अपनी साइकिलों पर शोर मचाते हुए वहां आ गए और सुजाता को देख के ठीक उसके सामने आके खड़े हो गए। ओए पागल की बच्ची, ये क्या कर रही है? उनमें से एक ने सुजाता से कहा। सुजाता ने कोई जवाब नहीं दिया। ओए, पागल के साथ साथ बहरी भी हो गई है क्या? सुना नहीं तूने? सुजाता ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब उनमें से एक लड़के ने अपनी साइकिल से उतर के सामने उस रंगोली के पास जाके, जिसको सुजाता ने इतने दिल से बनाया था, उस रंगोली के ऊपर पेशाब कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। सुजाता एकदम से पीछे हो गई, लेकिन उन तीनों का मन इतने से नहीं भरा। उनमें से एक ने अपने पालतू उस पिटबुल कुत्ते रॉकी को भी साथ में लिया हुआ था। वो कुत्ता इतना खतरनाक था कि लोग उनके घर के सामने से निकलने में भी डरते थे। यहां तक कि कुरियर वाले भी उनके घर में कुरियर देने नहीं जाते थे। वो कुत्ता हर समय लोगों को काटने खाने को तैयार रहता था। कुत्ते के गले में चेन थी जिसे उनमें से एक लड़के ने पकड़ा हुआ था, लेकिन चेन में बंधा हुआ भी वो सुजाता की तरफ देख के बुरी तरह गुर्रा रहा था, जैसे अभी उसको खा जाएगा। ये देख के वो लड़का सुजाता का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये देखो, रॉकी भी इस पागल को पसंद नहीं करता। कुत्ते के मुंह से गुस्से से झाग निकल रहे थे। वो बस सुजाता की तरफ झपटने को तैयार था। रॉकी ने बहुत दिनों से किसी को काटा नहीं है, लगता है आज ये किसी को काट के ही जाएगा। वो तीनों सुजाता को डराते हुए बोल रहे थे। वो कुत्ता भी चेन पूरी ताकत से खींच रहा था सुजाता के ऊपर हमला करने के लिए। सामने रहने वाले बलबीर जी ये सब अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे थे, लेकिन सुजाता के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि पीछे हटने के बजाय सुजाता ने आगे उस कुत्ते की तरफ एक कदम बढ़ाया। ए पागल लड़की, क्या कर रही है? पीछे हो, ये खा जाएगा तेरे को। वो लड़का एकदम से पीछे होता हुआ बोला, लेकिन सुजाता की आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे किसी कातिल की नजरों में होता है। और वो सीधा उस कुत्ते की तरफ देखे जा रही थी। वो कुत्ता जो उसके वजन से भी ज्यादा भारी था। कुत्ता पूरी कोशिश कर रहा था चेन से छूटने की, और सुजाता एक टक उसको घूर घूर के देखे जा रही थी। और तभी वो चेन टूट गई, लेकिन चेन टूटते ही कुत्ता आगे सुजाता की तरफ झपटने के बजाय एकदम से सड़क के दूसरी तरफ भागा। और तभी पता नहीं कहां से एक ट्रक स्पीड में वहां आ गया और उस कुत्ते को कुचल दिया। वो खतरनाक कुत्ता रॉकी ट्रक के नीचे इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि उसकी चटनी बन गई थी। और इस पूरे टाइम सुजाता एक टक उसी की तरफ देखे जा रही थी। ये सब बलबीर जी ने बाद में हमें बताया। बलबीर जी ने बताया कि यूं तो उन्होंने बहुत बार सुजाता से बात की थी और उसको देखा था, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर जो लुक था ना, वो देख के तो वो खुद भी एक बार के लिए डर गए थे। उस कुत्ते के मरते ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, लेकिन सुजाता सीधा घर के अंदर आ गई। बाहर का शोर सुन के अनीता भी बाहर देखने के लिए गई। अगले दिन बलबीर जी जब हमारे घर आए और ये सब बताया, तो उन्होंने एक और बात हमें बताई। उन्होंने बताया कि मरने से पहले उन्होंने उस कुत्ते को देखा था कि कैसे अजीब ही अननेचुरल तरीके से उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई थी, जबकि कुछ सेकंड्स पहले तक वो सुजाता को फाड़ के खाने को तैयार था। फिर करीब एक हफ्ते बाद बलबीर जी ने अपने लॉन में काम करते हुए देखा कि उनके लॉन में लगे सबसे सुंदर गुलाब के फूल अचानक से काले पड़ गए। उस वक्त सुजाता सामने अपने बेडरूम की खिड़की पे खड़ी थी और उनके लॉन की तरफ देख रही थी। उस कुत्ते वाली घटना के बाद से सुजाता थोड़ी नहीं बदली थी, बल्कि
बिल्कुल बदल गई थी। वो गुस्से और दरिंदगी वाला लुक जो पहले कभी कभी उसके चेहरे पर आता था, वो अब जैसे परमानेंट ही उसके चेहरे पर रहने लगा था। हाँ, बीच बीच में वो थोड़ा नॉर्मल भी होती थी, जिससे हमें भी ये तसल्ली होती थी कि हमारी बेटी अभी भी हमारे साथ है। हमने उसे बहुत से थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स को दिखाया, इस उम्मीद में कि शायद इन सब डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट की मदद से वो उन सब शैतानी ख्यालों से लड़ पाए जो उसके दिमाग में उमड़ते रहते थे। लोगों को नुकसान पहुंचाने के ख्याल, मारने के ख्याल, और शायद हमारी प्यारी इकलौती बेटी नॉर्मल हो सके। लेकिन इन सब तमाम डॉक्टर्स को दिखाने के बदले हमें जो मिला वो थी उन सब अजीब अजीब बीमारियों की लिस्ट जो हमारी बेटी को बताई गई थी। साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ADHD, स्किज़ोफ्रेनिया और भी पता नहीं क्या क्या। कोई भी डॉक्टर उसको मुश्किल से 3-4 बार देखता और फिर आगे किसी बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर देता। कुछ टाइम बाद मैंने और अनीता ने भी मान लिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होने वाला। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका दवाइयों से इलाज हो सकता था। इस छोटी सी उम्र में किसी भी दोस्त का ना होना, ऊपर से लगातार दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। सुजाता को पल पल अंदर ही अंदर घुटते हुए मैं अपनी आंखों से देखता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। उस कुत्ते के मरने वाली घटना के बाद कुछ टाइम तक तो उन लड़कों ने सुजाता को परेशान नहीं किया, लेकिन बच्चे कहाँ ज्यादा समय तक चीजों को याद रखते हैं। कुछ ही टाइम बाद उन तीनों के अलावा बाकी बच्चों ने भी सुजाता को परेशान करना शुरू कर दिया। हम हर संभव कोशिश करते अपनी बेटी को इन सब चीजों से बचाने की। मैं उसकी टीचर से बात करता, सुजाता को भी हम समझाते कि अगर कोई उसको परेशान करे तो वो सीधा टीचर्स के पास चली जाए। हम उसको योगा प्रैक्टिस करवाते कि शायद उसके दिमाग को कुछ शांति मिले। लेकिन इस बीच हम उसके स्कूल में और आसपास कई तरह की चीजें नोटिस करने लगे। उसके स्कूल में मैं जब भी जाता तो देखता कि बहुत से बच्चों के हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़े होते थे। किसी का हाथ टूटा होता तो किसी का पैर। ना सिर्फ स्कूल में बल्कि हमारे मोहल्ले के पार्क में भी, जहां कभी कभी सुजाता खेलने चली जाती थी, वहां भी पता चलता कि बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सब के सब वो बच्चे होते थे जो सुजाता को परेशान करते थे, उसको चिढ़ाते थे। जाहिर था यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। सुजाता से तो इस बारे में पूछने का कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि उसके सामने तो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वजह यह नहीं थी कि हम उसको इन सब बातों को करके परेशान नहीं करना चाहते थे, बल्कि सच बताऊं तो हमें खुद उससे डर लगता था कि कहीं हमारी किसी बात से वो नाराज ना हो जाए और हमारे साथ ही कहीं ऐसा कुछ ना कर दे। कभी कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी, लेकिन कई बार तो उसका पारा ऐसे 7वें आसमान पे होता था कि हमारा एक गलत ख्याल भी उसको बहुत गुस्सा दिला दे। इसलिए सब कुछ देखते और समझते हुए भी हम उससे कुछ नहीं कहते थे। अगले कुछ ही महीनों में वो तीनों लड़के जो उसको सबसे ज्यादा परेशान करते थे, उन सबके भी एक एक करके हाथ पैर टूट गए। सच बताऊं तो उन तीनों लड़कों की हालत पे तो मुझे जरा भी दुख नहीं था। अगर सुजाता ये ना करती तो एक दिन मैं ही उनकी हड्डियां तोड़ देता। लेकिन यहां तक तो फिर भी चीजें मैनेजेबल थीं। फिर कुछ महीनों बाद मैंने और अनीता ने नोटिस किया कि उन तीनों में से एक लड़का अंकित गायब हो गया है। हालांकि बाकी के वो दोनों हरामी फिर भी बीच बीच में जब सुजाता बाहर लॉन में होती तो आते जाते उस पर कमेंट मार के चले जाते थे। लेकिन वो तीसरा लड़का अंकित, जो पहले हर समय उन्हीं दोनों के साथ रहता था, वो तो एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। वो कुत्ता रॉकी इसी लड़के का ही पालतू कुत्ता था। मुझे डर था कि कहीं सुजाता ने तो कुछ नहीं कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं डायरेक्टली उसके घर जाके तो पूछ नहीं सकता था। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद हमें हमारे अखबार वाले से पता चला
कि वो लोग तो घर खाली करके कहीं और चले गए हैं। अचानक से किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ना उन्होंने किसी को कुछ बताया। बस एक दिन अचानक से सारे घर का सामान लेकर उस घर पे ताला लगा के चले गए। आसपास के किसी पड़ोसी को उनके जाने का दुख नहीं था। वो आदमी एक नंबर का नशेड़ी था और उसकी बीवी भी बहुत लड़ाकू औरत थी। जाहिर था उनका बेटा भी उन्हीं के जैसा एक नंबर का शैतान था। अच्छा ही हुआ कि वो लोग हमारे मोहल्ले से चले गए। फिर करीब 6 महीने बाद वो दूसरा लड़का मनीष, उसके घर वाले भी अचानक से एक दिन घर खाली करके वहां से चले गए। उनकी भी किसी को कुछ खबर नहीं थी। अब वो तीसरा लड़का राहुल, जो उन तीनों में सबसे कमीना था, वो अकेला वहां रह गया था सुजाता को परेशान करने के लिए। हमें लगा था शायद अपने बाकी के दोनों दोस्तों के चले जाने के बाद वो थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन कुत्ते की दुम कहां सीधी होती है। अब तो वो लड़का और ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था। असल में उसका बाप पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसको किसी का कोई डर नहीं था। मोहल्ले के लोग भी उनसे परेशान रहते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। और फिर एक दिन 14 नवंबर 2019 थर्सडे का दिन था। चिल्ड्रंस डे के मौके पर हमारे यहां आसपास के सब लोगों ने मिलकर बच्चों के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सब बच्चे अपने अपने डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे। खाने पीने के स्टॉल्स, झूले और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन सुजाता की आदत थी कि वो कभी इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। स्कूल से आने के बाद उसका सारा टाइम या तो कॉमिक बुक्स पढ़ने में या बाहर लॉन में खेलने में ही बीतता था। तो उस दिन हमने उससे कहा कि कोई नहीं, तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना तो मत करो, लेकिन कुछ देर के लिए हमारे साथ बाहर घूमने तो चलो। असल में मैं और अनीता बाहर बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखना चाहते थे और हम सुजाता को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चलने के लिए तैयार हो गई। साथ में वो अपनी एक बुक भी ले गई थी। कुछ घंटे हमने अच्छे से पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया। इस बीच सुजाता तो पूरा टाइम बस अपनी बुक में ही खोई हुई थी। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम वहां लगे स्टॉल्स पे खाना खाने के लिए जाने लगे। असल में हम हमेशा कोशिश करते थे कि हम सुजाता को भीड़ भाड़ से दूर ही रखें। इसलिए जब हम खाना खाने गए तब तक ज्यादातर लोग खाना खा के वहां से जा चुके थे। थोड़े बहुत लोग ही बचे थे और तभी वो लड़का राहुल वहां आ गया। हरामी तो वो था ही, लेकिन यूं सबके सामने बदतमीजी करने की उसकी हिम्मत होगी, हमने ऐसा सोचा नहीं था। ओए पागल की बच्ची, तू यहां क्या कर रही है? तेरे को किसने बुला लिया यहां पे? वो दूर से ही चिल्ला के सुजाता से बोला। उसकी बात सुन के मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आया। ए लड़के, चला जा यहां से, नहीं तो तेरे पापा से शिकायत करूंगा। मैंने भी उस पर चिल्लाते हुए कहा, चुप बे बुड्ढे, तुम सबके सब पागल हो। लगता है तुम्हारा पूरा खानदान ही पागल है। उस कमीने की इतनी हिम्मत थी कि वो बिना किसी डर और शर्म के ऐसी बातें सबके सामने बोल रहा था। मन तो किया कि अभी जाके इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन अनीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे आगे आता देख वो अपनी साइकिल लेके वहां से भाग गया। सुजाता उसको जाते हुए देख रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? इसकी बात पे ध्यान मत दो, मैंने सुजाता को समझाते हुए कहा। हाँ पापा, मैं ठीक हूं। अगर ये मर जाए तो मैं और ठीक हो जाऊंगी, सुजाता ने हल्के से स्माइल करते हुए बोला। मैंने कहा नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं करना। वो भी अभी बच्चा है, बड़ा होके वो भी समझदार हो जाएगा। सुजाता ने हां में सिर हिलाया। शुक्र है इस बार उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ ही देर में हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि आइसक्रीम्स भी खा लेते हैं। अनीता को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, तो हमने आइसक्रीम्स ले ली और टहलते हुए खाने लगे। लेकिन सुजाता टहलना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ देर के लिए वो पास के ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और आइसक्रीम खाती हुई
अपनी बुक पढ़ने लगी। मैं और अनीता टहलते हुए थोड़ा आगे चले गए थे, बातें कर रहे थे कि शुक्र है सब कुछ ठीक रहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। कि तभी पता नहीं एक पटाखे वाला रॉकेट उड़ता हुआ आया और सीधा अनीता के साइड में पेड़ से आके टकराया। रॉकेट की आवाज सुन के हमने झट से उस तरफ देखा तो देखा कि वही लड़का राहुल हाथ में कई सारे रॉकेट्स लिए सुजाता की तरफ फोड़ रहा था। शायद उसको लगा कि सुजाता वहां अकेली है, और इससे पहले कि मैं भाग के सुजाता के पास जाके उसको संभालता, उस लड़के ने एक के बाद एक कई रॉकेट सुजाता की तरफ उड़ा दिए। सुजाता के बाल, उसके कपड़े, उसकी बुक, सब कुछ रॉकेट की चिंगारियों से भर गए थे। और जब वो चिंगारियां शांत हुई तो सुजाता धुएं के बादल के बीच खड़ी थी। मुझे इतना तेज गुस्सा आया, लेकिन मैं जानता था यह गुस्सा उस गुस्से के आगे कुछ भी नहीं है जो इस वक्त सुजाता को आ रहा होगा। और इससे पहले कि मैं सुजाता की तरफ एक भी कदम बढ़ा था, उस लड़के के बाकी रॉकेट्स जो उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थे वो अपने आप फूटने लगे। वो दर्द में चिल्लाता हुआ एकदम से पीछे हुआ तो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पे जो शैतानी थी वो अब डर में बदल गई थी। वो चीखता हुआ वहां से भागा। उसके पीछे सुजाता भागी। मैंने आवाज लगाई, सुजाता नहीं, रुक जाओ। मैं उसको आवाज तो लगा रहा था, रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैं जानता था आज कुछ होने वाला है। आज इसके पाप का घड़ा भर गया है। वो दोनों बच्चे बहुत तेज भाग रहे थे और मैं उनकी स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता था। वो पार्क भी बहुत बड़ा था और भागते भागते वो पार्क के पीछे वाले ग्राउंड की तरफ चले गए। कुछ ही सेकंड्स बाद मैं भी सुजाता के पास पहुंच गया। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़के की लाश वहां पड़ी मिले, लेकिन सुजाता वहां अकेली खड़ी थी। एक बार के लिए तसल्ली हुई कि चलो शुक्र है वो लड़का यहां से भाग गया। मैंने पूछा, सुजाता राहुल कहाँ है, कहाँ गया वो? उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने इधर उधर जाके देखा तो पार्क की जमीन पे उस लड़के के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान एक जगह आके बस गायब हो गए। सुजाता, क्या किया तुमने राहुल के साथ? वो कुछ नहीं बोल रही थी। सुजाता बताओ मुझे, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, लेकिन तभी पीछे से अनीता भी वहां पहुंच गई और उसने मेरा हाथ सुजाता से हटा लिया। सुजाता के चेहरे पे बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे, जैसे कोई पुतला होता है ना। पता नहीं वो लड़का कहां चला गया था, मतलब यूं जमीन से अचानक से उसके कदमों का गायब होना। आखिर वो गया तो गया कहां? इसके बाद मैंने सुजाता को अनीता के साथ घर भेज दिया, लेकिन मैं अगले 2 घंटे तक उसी लड़के को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर जाने के बाद भी मैंने सुजाता से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला, ना उस रात ना फिर कभी। घर आने के बाद मुझे यही डर लगे जा रहा था कि अभी पुलिस हमारे घर आ जाएगी और उस लड़के के गायब होने के बारे में पूछताछ करेगी। न्यूज़ चैनल्स वाले यहां आ जाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई। सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। जब कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिला तो आखिर में मैंने खुद उस लड़के के बाप से बात करने का फैसला किया। हालांकि वो एक पुलिस वाला था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मुझे ये करना ही था। तो एक दिन संडे को सुबह सुबह मैं उनके यहां चला गया। वहां गया तो देखा कि वो अपने घर के बाहर खड़ा अपनी कार धो रहा था। उससे बात करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता था। मैं उसके पास चला गया। वो जानता तो था ही मुझे। नमस्कार भाई साहब, तो आज कार की सफाई हो रही है? मैंने बात शुरू करते हुए उससे कहा। अरे नमस्कार जी, नमस्कार।
हाँ, आज छुट्टी थी तो सोचा कार ही साफ कर ली जाए, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बार के लिए तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज ये इतनी अच्छे से बात कैसे कर रहा है। हाँ, मुझे राहुल के बारे में पूछना था। आजकल राहुल दिख नहीं रहा है, गांव गया है क्या? ये पूछते हुए मेरा दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। पता नहीं वो क्या बोलेगा। क्या? कौन? किसकी बात कर रहे हो आप? उसके चेहरे पे कंफ्यूजन थी। मैंने कहा, राहुल, आपका बेटा। सुजाता और राहुल दोनों एक ही उम्र के हैं ना। वो मुझे अजीब ही तरीके से देख रहा था और मेरी ये बात सुन के हंसते हुए बोला, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोला। मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। घबराहट के मारे मेरा गला सूख गया। ओ, वो, मुझे लगता है मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गई। माफ कीजिएगा, मैं अब घर चलता हूं। इतना कह के मैं वहां से जाने लगा। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। ये आदमी पागल हो गया है क्या? क्या मतलब इसका कोई बेटा नहीं है? पूरी सोसाइटी जानती थी इसके बेटे के बारे में। रात में सुजाता के सो जाने के बाद मैंने अनीता को इस बारे में बताया और तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि जैसा हम सोच रहे थे, सुजाता ने वो नहीं किया था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बुरा कर दिया था। सुजाता ने उस लड़के को मारा नहीं था, बल्कि उसको इस दुनिया से ही गायब कर दिया था। मतलब उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। हमने सुजाता से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो दिन था जब हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने हमसे दूर हो गई। उसकी आंखों में अब कोई प्यार, कोई मासूमियत, कोई जान नहीं थी। खाली आंखें। हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने ही अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। हमने उससे बात करने की तमाम कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद हमारी बेटी हमें मिल जाए, लेकिन वो हमसे बात नहीं करती। हमने उससे राहुल के बारे में भी कई बार पूछा, लेकिन हर बार वो बस यही बोलती कि मैंने उसे वापस भेज दिया। उसने ये कभी नहीं कहा कि उसने राहुल को मार दिया या उसकी जान ले ली। बस यही बोलती कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो पहले ही हमसे बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब तो उसने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हर समय बस अपने कमरे में ही रहती। रात में डिनर के लिए भी उसको बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ता था। पहले तो कभी कभी वो हमारे साथ बाहर घूमने भी चली जाती थी, लेकिन अब उसने अपने आप को सबसे काट लिया था। रात में मुझे कई बार उस लड़के के सपने आते। सपने में मुझे वो लड़का दिखता, चीखता चिल्लाता हुआ अपनी जान की भीख मांगता। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ इतना बुरा हो। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही था। हो सकता है वो लड़का आगे चल के एक सीरियल किलर बन जाता, लेकिन मैं जानता था कि चाहे कुछ भी हो, था तो वो एक बच्चा ही। धीरे धीरे मैं भी नॉर्मल हो गया। राहुल अब मेरे दिमाग से निकल गया था और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि क्या सुजाता ने पहले भी कभी ऐसा कुछ किया था। मतलब क्या पता उसने ऐसा कुछ किया हो और हमें वो सब याद ही ना हो। वो तीन लड़के थे जो सुजाता को सबसे ज्यादा परेशान करते थे, और उनमें से दो लड़के ये जगह छोड़ के चले गए थे। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, ना किसी ने उनको यहां से जाते हुए देखा। क्या पता कहीं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ। अगले कई दिनों तक मैंने इस बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार यही ख्याल मेरे दिमाग में आया जा रहा था। इसलिए आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही इस बारे में पता लगाऊंगा। अगर वो दोनों फैमिलीज यहां से चले गए थे तो उनका घर खाली होता। उस रात मैं अनीता और सुजाता के सोने का ही वेट कर रहा था। अनीता को मैं वैसे तो सब कुछ बताता था, लेकिन अनीता की आदत थी कि वो सुजाता से कुछ नहीं छुपाती थी। इसलिए मैंने मन बना लिया था कि इस बारे में मैं अनीता को भी कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर रात 2 बजे के करीब मैं उठा और अपनी चप्पलें पहन के बाहर निकल गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में पूरी सड़क बिल्कुल सुनसान नजर आ रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। हमारी सोसाइटी में रात के इस टाइम
कोई बाहर नहीं निकलता था, इसलिए मैं जानता था मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी मैं तेजी से चलता हुआ सबसे पहले उस एक लड़के अंकित के घर पहुंचा। उनके घर के बाहर लॉन में बड़ी बड़ी घास उगाई थी। लॉन में ही एक पोल था जिसमें चेन बंधी थी। उनका वो पिटबुल रॉकी उसी चेन के बांध के रखा जाता होगा। मैं लॉन का फेंस कूद के अंदर चला गया। घर का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा था। मुझे उनके घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं थी, बस खिड़की से अंदर झांकने से ही पता चल जाता कि वो लोग वहां से शिफ्ट हुए हैं या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खिड़की पे अंदर की तरफ से पर्दा लगा हुआ था, जिससे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं जल्दी से दूसरे कमरे की खिड़की के पास गया, लेकिन उस खिड़की पे भी पर्दा लगा था। हैरानी की बात थी कि कोई अपना घर खाली करके जाएगा तो पर्दे लगे क्यों छोड़ के जाएगा। खैर, मुझे चेक करना ही था, तो मैंने उनके दरवाजे के पास जाके डोर नॉब को हल्का सा घुमाया ही था कि एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर कदम रखते ही एक तेज गंदी बदबू सीधा मेरी नाक से टकराई। वो सड़ते हुए मांस की बहुत ही गंदी बदबू थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने जल्दी से फोन की टॉर्च जलाई तो देखा कि हॉल में सारा सामान रखा था। सोफा, टीवी, अलमीरा, सब कुछ वहीं था। मैं जानना चाहता था कि वो गंदी बदबू कहां से आ रही है। मुझे यकीन था कि बदबू जरूर किचन से आ रही है। किचन में गया तो देखा कि किचन में भी सारे बर्तन, सारा सामान, खाने की झूठी प्लेटें जिनमें रखा खाना सूख चुका था, सब कुछ वहीं रखा था। ये घर ऐसा था जिसमें लोग रहते थे, ना कि ऐसा जिसे खाली किया गया हो। वो बदबू किचन से भी नहीं आ रही थी। मैं एक कमरे की तरफ जाने लगा। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। दिल जानता था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत भयानक है, लेकिन मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं दरवाजा खोल के कमरे के अंदर चला गया। बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये पक्का उसी लड़के अंकित का कमरा होगा। कमरे में उसके टॉयज, वीडियो गेम, क्रिकेट बैट वगैरह रखे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई बच्चा अपने इतने सारे टॉयज छोड़ के किसी घर से चला जाए। मैंने डरते डरते उसके बेड की तरफ टॉर्च मारी। पूरा यकीन था कि बेड के ऊपर कोई बहुत ही डरावना मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन बेड तो बिल्कुल खाली था। कोई निशान, या कहूं खून, या यूं कहूं लाश वहां नहीं थी। लेकिन तभी मेरी नजर सामने दीवार पर पड़ी, और वो देखते ही मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी दीवार खून से सनी थी, और दीवार पर बड़े बड़े लेकिन सूखे मांस के लोथड़े चिपके हुए थे, हड्डियों समेत। वो देख के एक बार तो मेरी उल्टी ही आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का किसी गुब्बारे की तरह फटके उस दीवार पे चिपक गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, या शायद हो सकता था। फिर मैं जल्दी से दूसरे कमरे में गया, तो उस कमरे में भी वैसा ही कुछ मंजर था, लेकिन थोड़ा अलग। अंदर बेड पे दो लाशें पड़ी थीं, लेकिन दोनों ही लाशों के सिर नहीं थे। सिर काटे नहीं गए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दोनों सिर किसी गुब्बारे की तरह फूट गए हों। ओह माय गॉड, ये सब मैं क्या देख रहा हूं। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यहां क्या हुआ होगा। मैंने जल्दी से उस पूरी जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और उस घर से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर कदम रखते ही मैं अपनी उल्टी को कंट्रोल नहीं कर सका। बाहर झाड़ियों में ही मैंने उल्टी कर दी। अब मुझे उस दूसरे लड़के के घर जाके चेक करना था। मन ही मन सोच रहा था कि कम से कम इसके घर तो ऐसा कुछ देखने को ना मिले। ये लोग करीब 1 साल पहले यहां से गए थे, मतलब यहां से गायब हुए थे, शायद 2 साल पहले। दूसरे लड़के के घर जाते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कैसे पता चला कि ये लोग सोसाइटी छोड़ के चले गए हैं। मुझे याद आया कि ये बात अनीता ने मुझे बताई थी, और अनीता को शायद हमारी काम वाली, या शायद प्रेस वाले, या गाड़ी साफ करने वाले ने बताया था। नहीं, मुझे याद आया कि अनीता ने बताया था कि उसको ये बात हमारे पड़ोस में रहने वाली
मिसेस शर्मा ने बताई थी कि ये लोग सोसाइटी छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मिसेस शर्मा ऐसा क्यों कहेगी? वो अनीता से झूठ क्यों बोलेगी? इस दूसरे लड़के के घर पहुंचा तो इनके लॉन की हालत उस पहले वाले लॉन से बेहतर थी। झाड़ियां उगी तो हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। एक खिड़की का कांच भी टूटा था। शायद किसी ने बाहर सड़क से पत्थर मार के वो कांच तोड़ा होगा। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तो मैं फिर से दरवाजा खोल के सीधा अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही फिर से वैसी ही बदबू एकदम से मेरी नाक से टकराई। लेकिन ये बदबू उतनी गंदी नहीं थी जितनी पहले वाले घर से आ रही थी। इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, वो सब देखने के लिए जो मैं अब देखने वाला था। मुझे लग ही रहा था कि यहां भी सारा सामान रखा मिलेगा और कमरों में लाशें मिलेंगी। लेकिन जब मैंने फोन की टॉर्च जला के देखा तो देखा कि हॉल तो बिल्कुल खाली था। कोई फर्नीचर या सामान नहीं रखा था। यहां तक कि दीवारों पर भी कोई पेंटिंग या तस्वीर नहीं लगी थी। थोड़ी सी तसल्ली हुई कि शायद ये लोग सच में ही घर खाली करके चले गए हैं। लेकिन वो गंदी बदबू तो अभी भी आ रही थी। बदबू का पीछा करते हुए मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर वही था जिसका मुझे डर था। अंदर बेड पे उस लड़के की लाश थी, या यूं कहूं कि आधी लाश थी। मतलब उसकी डेड बॉडी ऐसे पड़ी थी जैसे उसको ऊपर से लेकर नीचे तक बीच में से दो टुकड़ों में काट दिया हो, और उनमें से लाश का सिर्फ एक ही टुकड़ा वहां पड़ा था। बाकी पूरे घर में कहीं कोई सामान या फर्नीचर नहीं था सिवाय इस लड़के के कमरे के। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मम्मी पापा तो अपना सारा सामान पैक करके वहां से चले गए, लेकिन जाते हुए वो उसको वहीं छोड़ गए, या शायद उसके बारे में भूल गए। वो लोग सच में भूल गए थे कि उनका कोई बेटा भी है। और राहुल की तरह सुजाता ने इसको दुनिया से गायब नहीं किया, बल्कि बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गया। फिर अगले कुछ हफ्तों बाद जब मैं थोड़ा मेंटली नॉर्मल हुआ तो मैंने अनीता को यह सब बता दिया। हालांकि मैं जानता था कि अनीता कुछ भी सुजाता से छुपा नहीं पाती है। एक माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं इतनी बड़ी बात कब तक अपने अंदर रखता? अनीता के अलावा तो मैं और किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। ऊपर से सुजाता के स्कूल का नया सेशन भी शुरू होने वाला था। मैं सोच रहा था कि इस बार उसका एडमिशन ना कराऊं। मुझे डर था कि कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट लेने तो मुझे जाना ही था। मैं भी देखना चाहता था कि उसने एग्जाम्स में कैसा किया है। जब मैं सुजाता के साथ उसके स्कूल में गया तो देखा कि कोई उससे बात नहीं कर रहा था, जो कि नॉर्मल बात थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब कोई उसे चिढ़ा भी नहीं रहा था। पहले जैसे बच्चे उसको देख के मुंह बनाते थे और कमेंट्स मारते थे, ऐसा अब कुछ नहीं था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। कुछ घंटे बाद घर पहुंचा तो देखा कि अनीता घर में नहीं थी। उसने फ्रिज पे एक नोट छोड़ा था कि उसको पड़ोस वाली मिसेस शर्मा के यहां से कॉल आई थी और उसको अर्जेंट उनके किसी काम से उनके साथ जाना पड़ रहा है और वो रात तक वापस आ जाएगी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कौन सा काम आ गया है, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, इस डर से कि कहीं सुजाता मेरा दिमाग ना पढ़ ले। फिर उसी रात करीब 11 बजे मुझे सुजाता का मैसेज आया। वो पूछ रही थी कि सुजाता सो गई है या नहीं। मैंने कहा हाँ, सुजाता सो चुकी है। तो 2 मिनट बाद ही अनीता घर के अंदर आ गई। आंखें सूजी हुई, लाल चेहरा। देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। मैंने झट से उसको अपने पास बुलाया और अंदर कमरे में ले गया। मेरे पास आते ही वो फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ तुमको? ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने उससे पूछा। वो बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? लेकिन क्यों? क्या हुआ है तुमको? किस बात का डर लग रहा है? तो कुछ सेकंड्स बाद थोड़ा नॉर्मल होते हुए उसने बताया, आपके और सुजाता के स्कूल जाने के बाद मैं सुजाता के कमरे की सफाई कर रही थी। सुजाता कभी मुझे अपने कमरे में आने नहीं देती, इसलिए आप दोनों के जाने के बाद मैंने सोचा कि उसके कमरे की सफाई कर देती हूं। और सफाई करते हुए मुझे ये मिला। मैंने पूछा, क्या क्या मिला?
तो उसने अपना फोन खोल के मेरी तरफ बढ़ाया। उसके फोन में एक फोटो थी किसी पुराने से बॉक्स की, और बॉक्स के अंदर कुछ चीजें रखी थीं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स ध्यान से देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि बॉक्स के अंदर बहुत सारे जानवरों की पूंछें रखी थीं। लेकिन फिर कुछ सेकंड्स ध्यान से देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि बॉक्स के अंदर बहुत से जानवरों के शरीर के कटे हुए हिस्से रखे थे। छोटे छोटे जानवर जैसे छिपकली, चूहा, गिलहरी। किसी का सिर रखा था तो किसी के हाथ पैर, और भी पता नहीं क्या क्या। उनमें से कुछ तो बहुत पुराने लग रहे थे और कुछ बिल्कुल नए, जिन पे खून भी लगा हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ के वो फोटो देख रहा था। ये मुझे सुजाता की अलमारी के अंदर मिला। अनीता बोली, अगली फोटो देखो। मैंने नेक्स्ट फोटो पे स्वाइप किया तो वो फोटो एक डायरी की थी। मुझे याद आया कि ये डायरी सुजाता की नानी ने उसके पिछले बर्थडे पे उसको गिफ्ट की थी, और उस डायरी के अंदर कुछ फोटो चिपकी थी, और उन फोटो के चेहरों पर बड़ा बड़ा क्रॉस का निशान लगा था। मैंने ध्यान से देखा तो उनमें से एक फोटो उस लड़के राहुल की भी थी, और उसकी फोटो पर भी क्रॉस का निशान लगा था। वो फोटो शायद उसने अपनी स्कूल मैगजीन से काट के लगाई थी। उन फोटो में एक फोटो उसकी साइंस टीचर की भी थी, जिसने प्रिंसिपल से कह के उसका सेक्शन चेंज करवाया था। एक लड़की की भी फोटो थी जिसको अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पार्क में लंगड़ा के चलते हुए देखा था। उसके पैर में प्लास्टर लगा था, और भी ना जाने कितने बच्चों की फोटो उस डायरी में चिपकी हुई थी। अंकित और मनीष की फोटो भी थी। मैंने अनीता के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, जुबान पे कोई शब्द नहीं था। हमारी बेटी ना जाने कितने सालों से ये सब करती आ रही थी, और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इतने सालों से हम सोचते आ रहे थे कि हमारी बेटी नॉर्मल हो रही है और हमारी बातें मान रही है, लेकिन वो तो ये सब कर रही थी। जानवरों को और इंसानों को मार रही थी, उन्हें चोटें पहुंचा रही थी। मुझे नहीं पता सुजाता को जान से मारने का ख्याल पहली बार कब मेरे दिमाग में आया। शायद तब जब मैंने वो फोटो देखी, या शायद तब जब उसने राहुल को गायब किया। लेकिन ये ख्याल अपने आप में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सुजाता, मेरी बेटी, लोगों को मार रही थी और चोटें पहुंचा रही थी, और समय के साथ साथ उसका ये पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं था कि एक बार में ही मैंने ये फैसला कर लिया। पहली बार ख्याल आने के बाद अगले कई हफ्तों तक मैं इस बारे में सोचता रहा। सुजाता अभी तो सिर्फ एक बच्ची थी, और तब भी वो इतना कुछ कर रही थी, तो जब वो बड़ी होती तो पता नहीं क्या क्या करती। ये ख्याल मुझे बहुत परेशान करता था। कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट उसको नहीं रोक सकता था। अभी तो सुजाता बस 13 साल की ही थी, और आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों की जान वो लेने वाली थी, और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, सुजाता को जान से मारना। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता था। मुझे अनीता की मदद चाहिए थी। एक दिन शाम के टाइम मैंने बातों बातों में अनीता से कहा कि आज हम डिनर पे बाहर चलते हैं। सुजाता भी वहीं थी, और मैं जानता था कि सुजाता बाहर नहीं चलेगी, और मैं डायरेक्ट अनीता को कुछ बता नहीं सकता था। अनीता बाहर जाने को तैयार हो गई, और सुजाता घर में ही रुक गई। मैंने सोच लिया था कि बाहर जाने के बाद अनीता को अपने प्लान के बारे में बताऊंगा, लेकिन सच बताऊं तो मैं मन ही मन ये उम्मीद कर रहा था कि मेरी बात सुन के अनीता मुझसे नाराज हो जाए, मेरी बात ना माने, उल्टा मुझे थप्पड़ लगा दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाना खाते हुए अनीता बार बार मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ, कुछ परेशान हो क्या? वैसे मैं जानती हूं तुम मुझे जानबूझ के डिनर के बहाने बाहर लेकर आए हो। सुजाता के बारे में कुछ है क्या? मैंने भी हिम्मत करके अनीता को अपना सारा प्लान बता दिया। मेरी बात सुन के वो 2 मिनट तक कुछ नहीं बोली। मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, मुझसे बात करेगी भी या नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो, अनीता ने जवाब दिया। लेकिन ये कहते हुए
उसकी आंखें नम थीं। मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दिल में यह सब सोच के ही इतना दुख हो रहा था कि जुबान खुलने को तैयार नहीं थी। हम अगले 2 घंटे तक वहीं रेस्टोरेंट में ही बैठे रहे। आखिर में हमने फैसला किया कि हमें यह करना ही होगा, लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमें कम से कम हमारे पड़ोसियों की मदद तो चाहिए ही थी। बलबीर जी और मिसेस शर्मा, इन दोनों को साथ में मिलाना जरूरी था, क्योंकि हमारे घर में अगर कुछ भी होता तो इन लोगों को पता चल ही जाता। मैंने और अनीता ने कई दिनों तक इस बारे में सोचा और रिहर्सल की कि हमें बलबीर जी और मिसेस शर्मा के पास किस तरह अपनी बात लेकर जानी है। और फिर कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद एक दिन मैं बलबीर जी के घर पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाया। बलबीर जी बाहर आए, लेकिन मुझे देखते ही वो बोले, आह, लगता है तुम कोई जरूरी बात करने आए हो। आओ, अंदर आ जाओ। फिर हम दोनों अंदर उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए। बैठो, मैं डिनर लेकर आता हूं। इतना कह के बलबीर जी किचन से 2 बियर की बॉटल्स लेकर आ गए। तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उन्होंने सीरियस टोन में मुझसे पूछा। मैंने पूरी रिहर्सल की हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसी बात बोलते हुए मेरा कलेजा कांप रहा था। वो सुजाता सुजाता ठीक नहीं है, मैंने कहा। ठीक नहीं है? क्या हुआ सुजाता को? तबीयत खराब है क्या उसकी? नहीं, वो बात नहीं है। वो उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम है। मैंने और अनीता ने बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की, उसका इलाज करवाने की, लेकिन वो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। बलबीर जी बियर पीते हुए मेरे चेहरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। उस दिन उस कुत्ते रॉकी के साथ जो हुआ, वो तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा था ना। वो सुजाता ने ही किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुजाता और भी बहुत से लोगों के साथ इससे कहीं ज्यादा बुरा कर चुकी है। बलबीर जी चुप थे और फिर कई देर चुप रहने के बाद वो बोले, जानते हो, मैं पहले पुलिस में था और 60 के दशक में एक बार मेरी पोस्टिंग एक दूर दराज इलाके में हुई थी। पुलिस में हमारा काम था लोगों की जान बचाना, उनकी मदद करना। मैं अपना काम बखूबी करता था, लेकिन मेरा एक साथी था जो छोटी छोटी बात पर लोगों को जान से मार देता था। पुलिस के डर से गांव वाले भी कुछ नहीं बोलते थे। अगले कई सालों तक उसने ना जाने कितने मासूम बच्चों, औरतों और आदमियों का खून किया, सिर्फ अपने शौक के लिए। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक बार मेरा ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया। जाने से पहले उस जिले में वो मेरी आखिरी ड्यूटी थी। अजय, मेरा साथी, उस दिन भी मेरे साथ था। हम एक गांव में किसी केस के लिए गए थे। रास्ते में उसको कुछ औरतें और बच्चे जाते दिखाई दिए। मेरे लिए जो लोग इंसान थे, वो उसके लिए सिर्फ भेड़ बकरी थे, जिनको नोच के खाने को वो हर समय तैयार रहता था। उन औरतों को देखकर उसके अंदर का भेड़िया फिर से जाग उठा। लेकिन इस बार मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो चुपचाप सब कुछ यूं ही होता देखता और अगले दिन दूसरे जिले में चले जाता, या फिर उस भेड़िए को हमेशा के लिए खत्म कर देता। मैंने सीधा उसकी खोपड़ी में गोली मार दी। मुझे नहीं पता मैंने ये ठीक किया या नहीं, लेकिन मैं जानता था कि ये करके मैंने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान बचा ली है, जिनका आने वाले समय में वो भेड़िया शिकार करने वाला था। इसलिए अगर तुम यहां मुझसे कुछ पूछने आए हो, तो समझ जाओ कि उसका जवाब मैंने तुमको पहले ही दे दिया है। वो बोले। उनकी बात सही थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मेरी बात का जवाब मुझे दे दिया था। मैं अपने घर वापस आ गया। अगले दिन न्यूज़ देखते हुए मुझे पता चला कि हमारे सोसाइटी के बाहर जो चाइनीज फूड ट्रक खड़ा होता था, उसमें काम करने वाले 3 लोगों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। उनके फूड ट्रक के अंदर ही उन तीनों की कटी फटी लाशें पुलिस को पड़ी मिली थीं। हैरानी की बात थी कि कोई ऐसा क्यों करेगा। तभी मुझे याद आया कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं अनीता और सुजाता को उसी फूड ट्रक पर
खाना खिलाने के लिए लेकर गया था और सुजाता ने कहा था कि उसको उनका खाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात पे सुजाता उन लोगों की जान ले लेगी, मुझे तो सोच के भी हैरानी हो रही थी। अगर सुजाता ने ही ये सब किया था तो इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते थे। एक ये कि सुजाता का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो अपने दिमाग को रोक ही नहीं सकती थी। और दूसरा ये कि शायद उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे कोई हाथी किसी चींटी के बिल को मसलता हुआ चला जाता है बिना कोई परवाह किए। शायद सुजाता को किसी की जान की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं कब तक ये सब होते देखता रहता, बेकसूर लोगों को यूं जानवरों की तरह मरता कब तक देखता। वो मेरी बेटी थी, मेरी प्यारी बेटी, लेकिन उसका इस दुनिया से चले जाना जरूरी था। नहीं तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाता कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी मुझे करना था उसकी प्लानिंग मुझे अकेले ही करनी थी, क्योंकि अनीता का ज्यादातर समय घर के अंदर सुजाता के साथ ही गुजरता था। अगर मैं अनीता को पूरी प्लानिंग बता देता तो पक्का सुजाता उसका दिमाग पढ़ लेती। इसलिए मैं कोशिश करता था कि अनीता को कुछ ना बताऊं, और मैं भी जो कुछ प्लानिंग बनाता था वो सब ऑफिस जाने के बाद ही करता था। अगले कई हफ्तों तक मैं यही प्लान बनाता रहा कि कैसे सुजाता को मारा जाए, और कई महीनों तक माथापच्ची करने के बाद सिर्फ एक ही तरीका मुझे नजर आया जिससे सुजाता को खत्म किया जा सकता था, जहर देकर। जागते हुए होशो हवास में तो कोई सुजाता को टच भी नहीं कर सकता था, मारना तो बहुत दूर की बात। और एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हम घर में इस बारे में कैसे बातें करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया सुजाता हमारे दिमाग पढ़ सकती थी। उसको तुरंत पता चल जाता कि हम उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उसके घर में होते हुए भी हमें एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका ढूंढना था, और जल्दी ही हमने वो तरीका ढूंढ लिया। हम गाने गुनगुनाते, मैं और अनीता। जब भी हमें एक दूसरे तक कोई बात पहुंचानी होती तो हम कोई गाना गाते। सुजाता को लगता कि ये बस कोई गाना है, उसको पता नहीं चलता, और हम आसानी से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देते। हालांकि शुरू शुरू में यह सब इतना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों को इसकी आदत लग गई। अनीता को वैसे भी म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, इसलिए उसका यूं गाने गुनगुनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सुजाता को भी शक नहीं होता था। और फिर करीब 3 महीने बाद वो दिन आ गया। हमने ये तो फैसला कर ही लिया था कि सुजाता को जहर देकर ही मारा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना स्ट्रांग जहर मिलेगा कहां से। लेकिन फिर अनीता ने बताया कि पड़ोस वाली मिसेस शर्मा की एक फ्रेंड है जो एक फार्मासिस्ट है, और वो मिडाजोलम नाम के एक बहुत स्ट्रांग दवाई के बारे में जानती है। ये दवाई पेशेंट्स को बेहोश करने के काम आती है, लेकिन अगर इसका हल्का सा भी ओवरडोज हो जाए तो इंसान की मौत 100% पक्की है। अनीता ने उस गोली का एक पूरा पत्ता ही मंगवा लिया। उस दिन प्लानिंग के हिसाब से अनीता ने मुझे शाम के टाइम फोन करके बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, आप बाहर से ही खाना खा लेना। ये सब वो सुजाता को सुनाते हुए बोल रही थी। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, और फिर शाम को आते हुए मैंने सुजाता का फेवरेट बर्गर और चॉकलेट ड्रिंक पैक करवा ली, और उन 10 की 10 गोलियों का चूरा बना के सुजाता के खाने और ड्रिंक में मिला दिया। वैसे तो वो 2 या 3 गोलियां ही किसी भी नॉर्मल इंसान की जान लेने के लिए काफी थीं, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने सब की सब गोलियों का चूरा करके खाने में मिला दिया। घर गया तो घर पहुंचते ही अनीता मुझे मिल गई। फिर हम अंदर गए और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नॉर्मली बहुत कम ऐसा होता था कि सुजाता हमारे साथ खाना खाती थी। ज्यादातर वो अपने कमरे में ही खाना ले जाती थी और फिर खाली बर्तन किचन में रख जाती थी। लेकिन उस रात मैं चाहता था कि मैं उसको अपने सामने खाना खाता देखूं। मैं जानता था कि मेरी बेटी कुछ ही देर बाद मरने वाली है, इसलिए एक बार मैं उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। इतने महीनों की प्लानिंग के बाद
जब आखिर में वो दिन आ गया तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत रो रहा था। अपनी बेटी को अपने हाथों से जहर देना, कोई बाप कैसे ऐसा कर सकता था? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं था। सुजाता नहीं मरती तो और ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैंने सुजाता को आवाज लगाई, सुजाता, आ जाओ, खाना आ गया है। उसके कमरे में अंधेरा था। फिर कुछ सेकंड्स बाद जब वो बाहर आई तो अंधेरे कमरे से आते हुए मैं उसे देख रहा था। और उस वक्त वो कोई इंसान नहीं, बल्कि साफ साफ किसी शैतान के जैसी नजर आ रही थी। वो मेरी बेटी थी ही नहीं, उसके अंदर कुछ और ही था। फिर वो सामने चेयर पे बैठ के अपना बर्गर खाने लगी। आज कई दिनों बाद मैं उसको इतने करीब से और इतने ध्यान से देख रहा था। अपनी उम्र के हिसाब से उसका वेट बहुत कम लग रहा था। पहले से वो बहुत कमजोर हो गई थी। और हमारे देखते ही देखते उसने वो पूरा बर्गर और ड्रिंक खत्म कर दी और सीधा अपने रूम में चली गई। लेकिन मैं और अनीता वहीं बैठे थे, एक दूसरे की तरफ देखते हुए कि अब क्या होगा। मैंने पढ़ा था कि उस दवाई का असर खत्म होने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन हम 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। और फिर 1 घंटे बाद जब सुजाता के रूम से आवाजें आना बंद हो गईं, तो मैं उसके दरवाजे के पास गया और उसको आवाज दी, सुजाता, क्या कर रही हो बेटा? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद दवाई ने अपना काम कर दिया है, लेकिन मैं पक्का कर लेना चाहता था। मैंने फिर से कई आवाजें दी, सुजाता, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था काम हो गया है। अब मैं खुद से दरवाजा खोल के अंदर जा सकता था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सुजाता सामने खिड़की के पास फर्श पर पड़ी थी। उसने हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो वो एक डॉल थी, छोटी सी डॉल। मुझे याद आया कि ये तो वही डॉल थी जो मैंने सुजाता को उसके 5वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मुझे नहीं पता था कि सुजाता ने वो डॉल आज तक संभाल के रखी है। सच बताऊं तो वो देख के एक बार के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी थी। सुजाता मर चुकी थी। मैंने खुद उसको जहर देकर मारा था। मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी। क्या क्या सपने मैंने देखे थे उसके लिए, वो क्या क्या कर सकती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं ऊपर वाले ने उसको ऐसा क्यों बनाया। उसकी लाश को मैं अपने सीने से चिपका के कई देर तक रोता रहा, लेकिन अनीता की आंखों में आंसू नहीं थे। अनीता बार बार बस यही बोले जा रही थी कि अब ये मर चुकी है, देर मत करो, जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। शायद वो सही कह रही थी, लेकिन उस वक्त उसके मुंह से ये बात सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसको अपने हाथों में उठाया और बाहर खड़ी हमारी कार की तरफ ले जाने लगा। उसकी बॉडी बहुत हल्की थी। पता नहीं वो इतनी कमजोर कैसे हो गई थी, लेकिन इतनी हल्की बॉडी को उठाने में मुझे जो वजन महसूस हो रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकता। बाहर कार में जब मैं उसकी बॉडी को पीछे डालने लगा तो अनीता बोली कि नहीं, इसकी बॉडी को डिक्की में मत डालो। अगर बाई चांस इसको होश आ गया तो ये जिंदा हो गई, और ये जिंदा हो गई तो हम इसको क्या जवाब देंगे। एक काम करो, आप गाड़ी चलाओ और मैं पीछे वाली सीट पर इसको पकड़ के बैठ जाऊंगी। ये सब करते हुए सामने वाले घर में खड़े बलबीर जी हमें देख रहे थे। मेरा उनसे कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट हुआ और फिर वो बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए। और फिर मैंने कार स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। सारा टाइम अनीता सुजाता के मुंह पे हाथ रख के बैठी थी। उसको भी बहुत दुख था अपनी इकलौती बेटी के जाने का। और फिर करीब 4 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, छोटी छोटी रेगिस्तानी पहाड़ियां। अनीता ने मुझे बताया था कि वो बचपन में उस इलाके में घूमने आती थी और वहां ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जिनके अंदर सुजाता की लाश को
आसानी से छुपा सकते थे। दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। वो एक परफेक्ट जगह थी लाश को छुपाने के लिए। आखिर में एक जगह पहुंच के मैंने कार खड़ी की और कार से उतर के उसकी बॉडी को अपने कंधे पे उठा लिया। और फिर वहां से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अनीता मुझे एक गुफा के पास ले गई, जहां हमें उसकी लाश को छुपाना था। सुजाता की बॉडी को वहां डालते हुए मेरा कलेजा फटने को आ रहा था। और फिर आखिरी बार उसके माथे को चूम के मैं अनीता के साथ अपने घर वापस आ गया। अगले कुछ दिन एक बुरे सपने की तरह गुजरे। अगली सुबह हमने ही पुलिस को कॉल करके बताया कि हमारी बेटी गायब हो गई है। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी सुजाता को ढूंढने की। पुलिस को यह किडनैपिंग का केस लग रहा था, इसलिए पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही थी। लेकिन फिर भी हर वक्त, हर पल यही डर लगता रहता कि कहीं पुलिस को सच पता ना चल जाए। पुलिस ने हमारे पड़ोसियों से भी बात की। सब कुछ हमने पहले से ही सेट किया हुआ था। अगले कुछ हफ्तों बाद हमें भी यकीन हो गया था कि अब सुजाता कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, खासकर अनीता। अनीता नहीं चाहती थी कि अब हम उस घर में रहें, इसलिए हमने एक दूसरे शहर में घर ले लिया। अपनी जॉब भी मैंने इस जगह ट्रांसफर करवा ली थी। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन आखिर में हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई। और फिर एक दिन सुजाता वापस आ गई इस नए घर में। वो शाम का टाइम था। सुजाता अपने रूम में सो रही थी और अनीता किसी काम से बाहर गई हुई थी। वैसे तो वो कभी यूं रात में बाहर नहीं जाती थी, लेकिन उस शाम उसके किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी और हम सुजाता को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने घर में ही रुकने का फैसला किया। रात करीब 11 बजे का टाइम होगा। मैं अकेला हॉल में बैठा सिगरेट पीते हुए टीवी देख रहा था। पता नहीं उस रात क्यों इतनी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी किसी ने हमारे दरवाजे पर नॉक किया। मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर अनीता का भाई खड़ा था। मुझे बहुत हैरानी हुई। इतने सालों से मेरी उससे बात नहीं हुई थी, ना उसको इस घर के बारे में पता था। अरे अनिल, तुम यहां कैसे? उसने अपने हाथ में एक पैकेट लिया हुआ था। आओ अंदर आओ, मैंने उसे कहा। अंदर आते हुए वो धीरे धीरे चारों तरफ देखता हुआ बढ़ रहा था, जैसे उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। शायद वो अपनी बहन अनीता को ढूंढ रहा था। मैंने उसको अंदर सोफे पे बिठाया और बताया कि अनीता घर में नहीं है, बाहर गई हुई है। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो अनिल, यहां कैसे, वो भी इतनी रात? मैंने उससे पूछा। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, शायद किसी बात को लेकर परेशान था। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो अपने उस पैकेट को खोलने लगा। मुझे लगा शायद कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आया होगा हमारे लिए। मैं आराम से सामने सोफे पे बैठा उसको देख रहा था। तभी अंदर सुजाता के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद सुजाता नींद से उठ गई थी। आवाज सुन के मैंने हल्का सा पीछे पलट के देखा ही था कि तभी सामने अनिल एकदम से उठा और उस पैकेट से कुछ निकालने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस चीज को निकालता, उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। मैं आंखें फाड़े फाड़े ये सब होता देख रहा था। एक झटके में अनिल की मौत हो गई और उसका शरीर किसी बोरी की तरह धड़ाम से नीचे गिर गया। और उसी के साथ वो चीज भी बाहर निकल गई जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। और जानते हो वो क्या थी? वो एक बड़ी सी कटार थी, जिससे बकरे की गर्दन काटी जाती है। लेकिन ये कटार अनिल मेरे घर क्यों लेकर आया था? सुजाता हॉल में खड़ी थी और ये सब होता देख रही थी। मैं जानता था अनिल को सुजाता ने ही मारा है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सुजाता चिल्लाई, पापा बचो! और उसके इतना कहते ही सामने मेन गेट से 4 लंबे लंबे काले कपड़े पहने आदमी मेरे ऊपर तलवारें और पता नहीं कैसे कैसे धारदार हथियार लेकर झपट पड़े। और ठीक उनके बीच में थी अनीता, मेरी पत्नी, लाल जोड़ा पहने। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो चारों आदमी
एक झटके में मुझे काट डालने वाले थे, लेकिन उनके हथियार मेरे शरीर तक पहुंचने से पहले ही वो सब के सब हवा में ही रुक गए। अनीता चिल्लाई, नहीं नहीं, साली कुतिया, आज तू इसको नहीं बचा पाएगी। आज इसके साथ साथ तुझे भी मार डालूंगी। अनीता इतना ही बोल सकी थी, लेकिन इसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और सुजाता के एक हाथ के इशारे से वो चारों आदमी वहीं हवा में ही किसी गुब्बारे की तरह फूट गए। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। क्या सुजाता को हमारे बारे में पता चल गया था? तो ये चारों आदमी कौन थे? और अनीता, अनीता ये लाल जोड़े में यहां क्या कर रही थी? और ये सब क्या बकवास कर रही थी? ये तो बाहर किसी पार्टी में गई थी ना। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर सुजाता मेरे पास आने लगी। मैं डरते डरते पीछे होने लगा। पापा, डरो मत पापा, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। आज तक जो कुछ आपने देखा वो सब मैंने नहीं, मम्मी ने किया था पापा। ये मेरी मम्मी और आपकी वाइफ नहीं है, ये एक डायन है। मैं यहां सिर्फ आपको बचाने के लिए आई हूं पापा, नहीं तो आज ये लोग आपकी भी बलि लेकर अपना काम पूरा कर लेते। इतने सालों से मैं ही इनको रोक रही थी आपकी जान लेने से। मैं जानती हूं ये औरत ही आपको मेरे खिलाफ भड़काती थी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी वाइफ अनीता, जिसके साथ मिलके हमने अपनी बेटी को मारा, क्या वो ही मेरी जान लेना चाहती थी? क्या वो इतने सारे मर्डर्स जो पहले हुए थे, जिनकी वजह से मैंने सुजाता को मारने का फैसला किया था, वो सुजाता ने नहीं, अनीता ने किए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का झूठ बोल रही है। ये इसकी कोई चाल है मुझे अपनी वाइफ के खिलाफ भड़काने की। सुजाता का ध्यान मेरी तरफ था और अनीता की तरफ से उसका ध्यान हटा ही था कि तभी अनीता सामने पड़ी उस कटार को उठा के मेरी तरफ मारने के लिए दौड़ी। लेकिन मेरी गर्दन तक पहुंचने से पहले ही उसका हाथ कट के गिर गया और अगले ही पल उसी कटार से अनीता ने अपनी ही गर्दन काट ली। खून में लथपथ उसका शरीर धड़ाम से फर्श पर गिरा। इतने सालों से जो कुछ मैं अपनी बेटी के बारे में सोचता आया था वो सब गलत था। मैं सोचता था लोग मेरी बेटी की वजह से हमारे घर नहीं आते, लेकिन असल में वो मेरी वाइफ थी जिसकी वजह से सब लोग दूर रहते थे। और वो सब मौतें जो हमारी सोसाइटी में होती थीं, वो सब सुजाता नहीं बल्कि अनीता करती थी। वो फूड ट्रक वाले लोगों को भी अनीता ने ही मारा था। वही थी जो ये सब करती थी और मुझे इस तरह से बताती थी कि मेरा शक बस सुजाता के ऊपर ही जाए। सुजाता के अंदर सुपर पावर्स थीं, लेकिन वो कभी उनका गलत इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि वो सुजाता ही थी जिसकी वजह से इतने सालों से मेरी जान बची हुई थी। अनीता ने पहले भी बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन सुजाता उसको ऐसा नहीं करने देती थी। ना अनीता खुद सुजाता को मार सकती थी, इसलिए उसने मेरे हाथों से ही सुजाता को मरवा दिया। फोन में वो फोटो जो अनीता ने मुझे दिखाई थी, वो भी सब झूठ था। वो सब अनीता का ही किया धरा था और इस काम में उसकी पूरी फैमिली मिली थी। और अब सुजाता के जाने के बाद वो मुझे मार डालना चाहती थी और सिर्फ मुझे बचाने के लिए ही मेरी बेटी सुजाता वापस लौट के आई थी।